चलिए शुरू किया जाए आज क्लास। इसको ब्लैक किया जाए क्या? यही ठीक है। ठीक है, ये ब्लैक कर लिया जाए। मुझे लगता है ब्लैक ज्यादा अच्छा है। हम्म। ये वाला ज्यादा दिखता है। अच्छा, उम्मीद करते हैं आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास का कालक्रम जितनी मैंने चर्चा की उसका दोहराव किए होंगे और उसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। हालांकि ये तो कालक्रम का ही मामला है, अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़नी बाकी ही हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने पाठ्यक्रम की घोषणा तो कर दी है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर अभी भी बिहार लोक सेवा आयोग ने बहुत स्पष्ट रूप से बातें नहीं कही हैं। जैसे जितने भी खंड के वर्णन किए गए हैं, खंडवार कितने प्रश्न आएंगे, आधुनिक भारत के इतिहास से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर सामान्य अभिरुचि या सामान्य अध्ययन से कितना सवाल लिया जाएगा, भूगोल से कितना सवाल लिया जाएगा। ये प्रश्न मुझसे अभी कोई पूछ रहा था, कोई विद्यार्थी, नीचे मैं था तो किसी ने मुझसे ये पूछा। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार लोक सेवा आयोग जिस तरीके से प्रश्न पूछता रहा है वैसा ही प्रश्न पूछेगा। ये कदापि मत सोचिएगा कि ये कुछ हल्का सवाल लेकर आएगा। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अब बहुत सामान्य प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भीड़ बहुत है और जाहिर सी बात है प्रतियोगी परीक्षा में एक एक अंक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कट ऑफ लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप लोग जब तैयारी कर ही रहे हैं तो पूरे मनोयोग के साथ जुड़िए और किसी भी टॉपिक के विषय वस्तु के तह तक जाने का प्रयास कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि काफी ऊपर या फिर सामान्य रूप से सिर्फ देख लेने मात्र से आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। लास्ट डे हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में बात किया था और उसके बाद 1885 से 1905 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवाद राजनीति के दौर का बात किया था और उसके बाद कोई बात नहीं लिखाई थी मैंने। अब महात्मा गांधी 1893 वाला पॉइंट लिखाया था नहीं, और उसके बाद कोई और पॉइंट नहीं था नहीं। चलिए, हाँ बोलिए। स्वामी विवेकानंद 1893 से संबंधित पॉइंट लिखा दिए गए थे, उससे आगे चलते हैं। तो उससे आगे जो महत्वपूर्ण वर्ष है वह है 1905 ईस्वी। देखिए 1905 ईस्वी, 1905 क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहला तो यहां पर है बंगाल विभाजन। मैं टाइमलाइन तो बता ही रहा हूं, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण यहां से सवाल बन सकते हैं उसकी भी मैं चर्चा करते चाह रहा हूं। 1905 का जो बंगाल विभाजन था, इससे संबंधित व्यक्ति में नाम आता है लॉर्ड कर्जन का। इसका नाम आता है लॉर्ड कर्जन का, ये याद आप लोग को रखना है। इससे संबंधित दूसरा बात, 1905 में ही बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह स्वदेशी आंदोलन क्या था? सबसे पहला, भारतीय वस्तुओं के सामान का उपयोग करना, और दूसरा, आपस में भाईचारा दिखाने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व में बंगाल में, कि मैंने बंगाल विभाजन को स्वीकार नहीं किया, आपसी लोगों में कलाई के ऊपर राखी बांधकर प्रेम दर्शाने की बात की गई थी। इसके साथ साथ 1905 में
आईएनसी की कलकत्ता अधिवेशन हुई थी, आईएनसी की कलकत्ता अधिवेशन, और कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज, कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि हम लोग अब अंग्रेजों के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि जितने भी कानून हैं इन सबों को हम लोग खुद बनाने का प्रयास करेंगे या फिर हमारा ही राज होगा, कुछ ऐसा बात किया गया था। ये जो शब्द है ना स्वराज, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। स्वराज मतलब अपने द्वारा शासन, अपनों का राज, है ना। 1885 के पहले से, यानी कि 1850 के बाद ही देखा जाए तो आंदोलन के केंद्र के रूप में बंगाल एक महत्वपूर्ण स्थान था। आंदोलन के केंद्र के रूप में बंगाल एक महत्वपूर्ण स्थान था। और सही मायने में सर्वप्रथम, अगर मैं आपको बताऊं कि सर्वप्रथम स्वराज को लेकर सबसे ज्यादा मुखर व्यक्ति कौन था, तो एक नाम आता है दयानंद, दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, और वो नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये क्या है? मामला क्या है कि भारतीय जनमानस अंग्रेजों के द्वारा इतनी दबा दी गई थी कि भारतीयों को लगने लगा था कि वो सिर्फ और सिर्फ गुलामी के लिए बने हैं। नहीं, जैसे अंग्रेजों के द्वारा एक बहुत पॉपुलर किसी सार्वजनिक स्थल पर, जैसे सिनेमा घर में, भारतीयों की एंट्री को बैन लगा दिया था और कहा गया था कि यहाँ पर भारतीय और कुत्ते अलाउ नहीं है, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड हियर। इस तरीके की मानसिकता थी। और वहां से लोगों के अंदर समस्या क्या था कि लोग अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे। और भारतीय जनमानस के घुटने टेकने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि भारतीय व्यक्ति जिसे समाज में सर्वश्रेष्ठ मानता था, जमींदार थे या फिर आपको जो छोटे मोटे राजे महाराजे थे, वे सभी अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो गए थे। तो आम जनमानस भला क्या करता? नहीं, तो आम जनमानस को जागृत करने के लिए, आंदोलित करने के लिए, ये जो शब्द है ना आंदोलन, इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई स्थिर है, आंदोलन का मतलब कि जब कोई स्थिर है तो उसे हिला डुलाकर जगाना, हिला डुलाकर जगाना। और ये अलग अलग स्तर पर हो रहा था। ये प्रयास बहुत तरीके से थे। बहुत सारे लोगों ने अखबार निकाला, बहुत सारे लोगों ने पुस्तकों की रचना की, सार्वजनिक जगहों पर जाकर लोगों के बारे में बताया, नाटकों के द्वारा लोगों को स्थिति बताने की कोशिश की। थोड़ा और मैं डिटेल्स में जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि बंगाल में किसानों की समस्या थी, और वो खास करके नील की खेती से संबंधित। तो एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक का नाम आता है। पीपीएससी उस नाटक के बारे में बार बार पूछता रहा है। उस नाटक का नाम था नील दर्पण। उस नाटक का नाम क्या था? नील दर्पण। और पूछता है कि इसके लेखक कौन थे, नील दर्पण के लेखक कौन थे। इस तरीके के प्रश्न, थोड़ा मैं जैसे ही टाइमलाइन खत्म करता हूं फिर डिटेल्स में चैप्टर में चलूंगा तो एक एक चीजों को मैं बताऊंगा। अभी तो मैं सारी वो एक पृष्ठभूमि और प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं उसकी व्याख्या आपके सामने रखना चाहता हूं। तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो ऐसा नारा इसलिए दिया था ताकि लोगों को बताया जा सके कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, यानी कि जो भारत भूमि के मनुष्य हैं वो क्या हैं? सर्वश्रेष्ठ हैं और गुलामी के लिए नहीं बने हुए हैं। तुम्हें यह जानना चाहिए कि भारत में जो वैदिक परंपरा की शुरुआत की गई, ऐसी परंपरा जो मानव सभ्यता को विकास के रूप में काफी महत्वपूर्ण साबित हुई, ऐसी परंपरा विश्व में कहीं नहीं है और इसके समकालीन कोई भी व्यवस्था नहीं है। और ऐसा नहीं कि यह प्रयास सिर्फ और सिर्फ दयानंद सरस्वती कर रहे थे, बल्कि अलग अलग स्तर पर लगभग जितने भी आंदोलनकारी थे, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नेता थे, सबका यही प्रयास था। यदि आप लोग सभी कोई बिहार बोर्ड से हैं क्या? आप लोग अगर बिहार बोर्ड से, तो बिहार बोर्ड में अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक है रेनबो 1 और रेनबो 2 करके। तो उसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक चैप्टर है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर जो हैं महात्मा गांधी हैं।
वो एक भाषण का अंश था। उस भाषण में महात्मा गांधी क्या बताते हुए नजर आ रहे हैं? यही बताते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत के लोग कितने सर्वश्रेष्ठ हैं, भला सहजता से वो अंग्रेजों की दास्ता को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। नहीं, यहां से जो सवाल पूछता है दयानंद सरस्वती के बारे में, इनका दिया हुआ जो नारा था वेदों की ओर लौटो, भारतीय राजनीति में सबसे पहले स्वराज को लेकर यही सबसे ज्यादा मुखर हुए और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। तो ये कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ 1905 में, आईएनसी का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, स्वराज को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया और ये जो हमारा राष्ट्रगान है ना, इस राष्ट्रगान का जो बंगाली वर्जन है इसको यहां पर गाया गया। ठीक है, राष्ट्रगान का बंगाली वर्जन जो है ये गाया गया 1905 से संबंधित इतने सारे तथ्य हैं। क्लियर है? चलिए अगला अगला जो महत्वपूर्ण वर्ष है वह है 1906। 1906 किसके लिए महत्वपूर्ण है? 1906 है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना। उन्नीस सौ छह मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए जाना जाता है और इस मुस्लिम लीग की स्थापना में जितने भी सहयोगी लोग हैं, ये प्रश्न के रूप में आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो भारतीय समाज में बंगाल विभाजन के साथ ही वो एकता में दरार देखने को मिली थी। जहां बंगाल को विभाजन करने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण यही था, बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य आप कह सकते यही था कि जो बंगाल उस दौरान आंदोलन का केंद्र था, उस आंदोलन के केंद्र को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए और अंग्रेजों ने यही सफलतापूर्वक किया। अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल को विभाजित करके यही कार्य किया, मुस्लिम लीग की स्थापना की। यह एक अगला कदम था। क्लियर है? चलिए अगला जो महत्वपूर्ण वर्ष है 1907। 1907 आईएनसी की सूरत बैठक, और इसमें आईएनसी की सूरत बैठक होती है और इस सूरत में क्या होता है, आईएनसी दो फाड़ हो जाता है। आईएनसी क्या होता है? दो फाड़ हो जाता है, नरम दल और गरम दल में। नरम दल और गरम दल में दो फाड़ हो जाता है। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आपको लास्ट डे में बताया था कि 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस की कार्यप्रणाली थी, यह उदारवादी कार्यप्रणाली थी। उदारवादी कार्यप्रणाली का तात्पर्य यह था कि यहां के लोग बहुत ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ मुखर नहीं थे, यानी अंग्रेजों के सामने अभी भी रिक्वेस्ट मोड में थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनावट, थोड़ा मैं और एनालिसिस करने की कोशिश करूं, जैसे ही मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो मैं करूंगा भी, कि आईएनसी की बनावट के साथ बहुत सारी आलोचना भी थी। जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि आईएनसी मूलतः क्या है, यह एक कुछ लोगों का ही प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरा यह भी आरोप लगाया गया था कि आईएनसी मूलतः अंग्रेजों के सेफ्टी वाल्व के रूप में है। बहुत सारे सिद्धांत दिए गए कि ये जो कांग्रेस बनी, ये कांग्रेस सही दिशा से काम कर रही है कि नहीं, यह सही है या नहीं, इस पे मैं एनालिसिस और जैसे ही चैप्टर इनसाइड में जाऊंगा तो मैं करूंगा। तो आईएनसी के साथ दो धड़ा साथ में था, नरम दल और गरम दल। गरम दल में 4 लीडर्स के नाम काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 4 लीडर्स, 3 की जोड़ी थी, लाल बाल पाल और एक और थे, आपको घोष नाम है उनका, लाल बाल पाल, हाँ बोलिए, अरविंद घोष, हाँ, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि इन लोगों का संबंध किस किस राज्य से था। जैसे लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था।
बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक को शेरे पंजाब कहा जाता था, है ना, और अरविंद घोष को भी काफी मतलब काफी गर्म मिजाज का नाम इन्हें माना जाता है। ये अलीपुर बम षड्यंत्र कांड के प्रमुख दोषी थे, लेकिन ये बाद में फिर ठीक हुए थे। सीआर दास उनको अलग किए थे। ये सारी घटनाक्रम को हम लोग जानेंगे। तो बहरहाल आप लोग को 1907 में ये जो कांग्रेस के 2 डिवीजन हुए थे, इसको आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखना है अब, प्लीज प्लीज। दो भाग में क्यों बट गया? देखिए, इसके पीछे कारण है। जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, तो कांग्रेस के अंदर जो लोग थे, वो इस बात पे तो विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यदि हम लोग थे ही तो फिर क्यों बटा। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो यह कदम किया गया बंगाल के विभाजन को लेकर, यह सफल क्यों हो गया, और हम यदि भारत के राजनीतिक प्रतिनिधि हैं तो हम इसमें सफलतापूर्वक कार्य क्यों नहीं कर सके। एक तरफ जहां नरम दल कह रहा था कि ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया एक कदम था, इसमें हम बहुत कुछ कर नहीं सकते थे, तो गरम दल का मामला था कि नहीं, इसे हम लोग रोक सकते थे। आगे जाकर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पद की अध्यक्षता कौन करेगा, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यप्रणाली आगे कैसे होगी, इस बात को लेकर काफी स्प्लिट हो गया। अब तक जो कांग्रेस की कार्यप्रणाली में क्या था कि नरम दल काफी हावी थे, नहीं, और गरम दल चाह रहे थे कि अब कांग्रेस ने जो नरम दल तरीके से काम करना था, उदारवाद तरीके से कार्य करना था, अब ये बहुत हो गया, अब ये बंद होना चाहिए। और यही दो बात आपस में इतनी ज्यादा तकरार को लेकर आई कि गरम दल अलग हो गए और नरम दल अलग हो गए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपने लिख लिया? हाँ प्लीज लिखिए लिखिए, कोई इशू नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला वर्ष महत्वपूर्ण है, वो है 1909। बता सकते हैं? यस, लिखिए। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसे कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। मैंने आपको इतिहास के परिचय खंड में यह बताया था कि अंग्रेजों के द्वारा भारत पर कैसे कब्जा किया जा सके, भारत के शासन को कैसे नियंत्रित किया जा सके, इसको लेकर 2 चरण में प्रयास किए गए। एक 1757 से लेकर 1857 के बीच में, और फिर 1857 से लेकर 1947 के बीच में। इस दौरान ये जितने भी अधिनियम आए, तत्कालिक परिस्थितियों से आए। अंग्रेज यहां पर स्पष्ट रूप से भारत के ऊपर कब्जा छोड़ने के मूड में नहीं थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यदि कोई प्रयास कर रही थी तो उस प्रयास को समाप्ति करने के लिए ये प्रयास कर रहे थे। जैसे 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसके उसके ही परिणाम स्वरूप 1907 में सूरत का विभाजन हुआ। तब अंग्रेज अधिकारियों के बयान कुछ इतिहास में ऐसे दर्ज थे, जैसे वो कांग्रेस के लिए कह रहे थे, मैं कांग्रेस की शांतिपूर्ण मृत्यु की कामना करता हूं और उसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनना चाहता हूं। यानी कांग्रेस उनकी नजर में क्या था? खत्म हुई संस्था थी, क्योंकि उसमें 2 फाड़ हो गया था। और भारतीय सामाजिक एकता को तोड़ने को लेकर उन्होंने एक और प्रयास किया, भले ही वो मार्ले मिंटो सुधार कहते हो, लेकिन इसके मूल में क्या था? सबसे पहले यहां पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा की। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की यहां पर घोषणा की गई। यानी जैसे ही समाज में किसी एक को हम कुछ विशेष दर्जा देते हैं, तो जाहिर सी बात है बाकी लोग सोचते होंगे कि यह दर्जा क्यों है,
नहीं, ये दर्जा क्यों है? मुसलमानों के मन में अंग्रेज यह बात डालने में सफल हो पाए, मुसलमानों के मन में यह बात डालने में सफल हो पाए कि भारत में आप अल्पसंख्यक हैं और एक लोकतांत्रिक देश अगर स्थापित हो भी गई तो आपकी स्थिति काफी बेहतर नहीं होगी, इसीलिए हम आपके ज्यादा नजदीक हैं और आपके लिए ज्यादा अच्छा काम करते हैं। यह कहकर उन्होंने एक तरफ क्या किया, अंग्रेजों ने यह कहकर मुसलमानों की हमदर्दी जीत ली और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा विघ्न पैदा कर दिया। क्लियर है? ये एक महत्वपूर्ण वर्ष था। अगला मैं महत्वपूर्ण वर्ष मानता हूं 1911 ईस्वी। बता सकते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है? 1911 दिल्ली दरबार क्यों महत्वपूर्ण है? दिल्ली दरबार। यह एक शब्द था अधिनायक जिसको लेकर कहा गया, गाया यहां नहीं गया था, है ना, लेकिन हाँ इसमें भी आप ये बात है और हमारे राष्ट्रगान को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है और कोई विशेष बात नहीं थी। 1911 यहाँ पर जो अंग्रेज कह सकते हैं कि राजकुमार है, ब्रिटिश राजकुमार यहाँ पर आते हैं, है ना। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण वर्ष है वह है 1913। बता सकते हैं क्यों महत्वपूर्ण है? 1913 जो महत्वपूर्ण है वह इसलिए है क्योंकि इसी वर्ष गीतांजलि पुस्तक के लिए बोलिए क्या है? 1911 दिल्ली दरबार था, सेशन नहीं था, सत्र नहीं था, कांग्रेस से संबंधित नहीं है ये, और डिटेल्स में चर्चा करूंगा। देखिए 1913 क्या था, गीतांजलि पुस्तक के लिए टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था और ये नोबेल पुरस्कार कई मायनों में काफी बेहतर माना गया। ये एशिया में पहले ऐसे व्यक्ति थी जिनको साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। ये कितनी दफा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आप लोग पुष्पांजलि शब्द जैसे शब्द का इस्तेमाल करते रहे होंगे, यानी कि किसी को हम श्रद्धा के साथ पुष्प समर्पित करते हैं तो पुष्पांजलि है। उसी तरीके से जब हम श्रद्धा के साथ गीतों से किसी को याद करते हैं तो उसे गीतांजलि कहा गया। ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की ये पुस्तक काफी प्रसिद्ध हुई और ये बाद में बहुत सारी भाषाओं में इसका रूपांतरण किया गया और इसी वजह से फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी। अंग्रेजों ने क्या किया? सर की उपाधि दी और यही सर की उपाधि बीपीएससी का ये पेड क्वेश्चन है, लगभग हर 2 साल 3 साल पर मैंने क्वेश्चन बैंक में रिपीट होते हुए देखा है कि किस घटनाक्रम की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। ये 1919 का जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए भारत के भूमि पर बहुत सारे लोगों ने शासन किया, बहुत सारे अनचाहे गेस्ट जो यहाँ पर आए, बहुत सारे अनचाहे अतिथि आए, यहाँ पर शासक बन गए या यहीं के होके रह गए। अंग्रेजों के आगमन को भारत में पहले ऐसे ही रूप में देखा गया। अगर मैं आपको कहूं कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजी सत्ता को किस प्रकार से देखते थे, तो इनफैक्ट अंग्रेजी सत्ता की वो बहुत ज्यादा विरोधी नहीं थे। यानी शुरुआती चरण में लोग यहाँ पर कंफ्यूज थे। इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि अंग्रेज यहाँ पर लोगों को गुलाम बना रहे थे और लोगों को पता भी नहीं चल रहा था। ये काफी विचित्र मामला है और ऐसा भारत के इतिहास में अन्य या विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? चलिए तो 1913। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण वर्ष है वह है 1915 ईस्वी। और ये 1915 ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण है? 1915 में लिखे महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापस आना। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापस आना। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापस आना। और भी थोड़ा स्पेसिफिक जाइएगा तो ये घटनाक्रम जो है वो 9 जनवरी को है। 9 जनवरी को है और ये मुंबई में
वापस लौटे थे। ठीक है, और यहीं पर इनकी भेंट जो है, यहीं पर इनकी भेंट गोपाल कृष्ण गोखले से होती है। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले की ही कहने पर इन्होंने पूरे 2 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया और भारत के सामाजिक हाल को देखने का प्रयास किया। यहां पर जो मैंने महात्मा गांधी शब्द यहां लिखा है ना, मूलतः आप यह मान के चलिए कि उस दौरान महात्मा गांधी शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी शब्द इस्तेमाल होता था। लेकिन यहां पर जब ये 2 वर्ष तक गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि भारत की वास्तविक स्थिति क्या थी। भारत में जो लीडर्स अब तक थे ना, ये लीडर्स लोगों से कनेक्ट ही नहीं हो पाए थे। लीडर्स वास्तव में क्या थे, लोगों से काफी दूर थे। तो भला लोगों का सहयोग कैसे प्राप्त कर पाते? अंग्रेजी लच्छेदार भाषण देना उन्हें अच्छा लगता था। यहां के राजनेताओं को कैसा भाषण देना पसंद आता था? अंग्रेजी में लच्छेदार भाषण दे रहे हैं, आम आदमी से दूर काफी अच्छी वेशभूषा के साथ रह रहे हैं। नतीजा यह था कि आम आदमी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। महात्मा गांधी ने पूरी भारत भ्रमण के साथ यह पाया कि भारत में काम करने की व्यापक जरूरत है। यहां के लोगों के हालात आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से तो खराब ही हैं, मतलब इस दोनों की उपस्थिति में लोग नैतिक रूप से भी काफी निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं। महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का रास्ता था, अहिंसा का रास्ता था, यूं ही कोई उठाया गया कदम नहीं था। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज 2 अक्टूबर को जब मैं ट्विटर की ओर ध्यान देता हूं और गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड करता है, नहीं, यह गांधी वध जैसा शब्द ट्रेंड करता है, तो मैं बड़ा आश्चर्य ही कहता हूं कि भारत को एक विचार देने वाला व्यक्ति और उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट। ऐसे में गांधी की प्रासंगिकता ज्यादा हो जाती है। आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में इतिहास पढ़कर जाइएगा तो यह बात जान लीजिए, आप लोगों के मस्तिष्क में बैलेंस सोच जरूर होना चाहिए। बैलेंस सोच का मतलब होता है किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना। आपको इतिहास के पन्नों को लॉजिक फुल पढ़कर जाना चाहिए। नहीं तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत आते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे पूरे भारत को घूमते हैं और भारत की आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखते हैं। यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा जाता है? एम के गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। राजनीतिक गुरु। आप लोग जो भी नोट्स बनाएंगे ना, ये काफी काम का होगा और अंतिम के समय में एग्जाम के कुछ दिन पहले, सप्ताह दिन, 8 दिन पहले से रिवीजन करने में काफी मदद होगा और काफी सारे प्रश्न बनेंगे। उसके पहले मैं आधुनिक भारत की इतिहास खंड से लगभग 3-3.5 हजार प्रश्नों की व्याख्या करूंगा, जिससे आपको कोई तकलीफ कहीं नहीं होगा। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण वर्ष है वह है 1916। 1916 ईस्वी। ये देखिए, आईएनसी का ये लखनऊ अधिवेशन था। आईएनसी का क्या था? लखनऊ अधिवेशन। इस लखनऊ अधिवेशन को थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए माना गया क्योंकि यहां पर आईएनसी और मुस्लिम लीग, आईएनसी और मुस्लिम लीग का एक समझौता होता है। आईएनसी और मुस्लिम लीग का क्या होता है? समझौता होता है। और साथ ही साथ आप यह भी जानिए कि आईएनसी जो गरम दल और नरम दल, नरम दल और गरम दल में बटा था, ये दोनों फिर से क्या हो जाते हैं? एकजुट हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? एक और दौर आप लिख सकते हैं 1914 से लेकर 1916 तक। 1914 से लेकर 1916 तक। इस दौरान होम रूल लीग का दौरान रहता है ना? और इसको थोड़ा सा और मैं करूंगा पहले। यहां पे कोड में लिखे आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग, आईएनसी नरम दल प्लस गरम दल,
ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, होम रूल लीग पर थोड़ा बाद में चर्चा करते हैं। एक और लगातार वर्ष ले लेते हैं, 1917। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी थे और उन्होंने क्या किया, यहां पर अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। और इस ऐतिहासिक भाषण को चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल राजकुमार शुक्ल ने इस भाषण को सुना और काफी प्रभावित हुए और उनको लगने लगा कि भारत की राजनीति में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अच्छा ज्ञान है। और संभवतः यह व्यक्ति, क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक सफलता लेकर लौटे थे, तो लोगों को उनके प्रति क्या था, भरोसा था। यह अक्सर ऐसा होता है, यह कोई बड़ा मामला नहीं है कि अगर आप कोई पूर्व में पहले काम कर चुके होते हैं तो आपको सम्मान दिया जाता है। जैसे वर्तमान की राजनीति में मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस बात, भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात को खूब प्रसारित किया कि वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते हुए काफी अच्छा काम कर रहे थे। तो लोगों के मन में यह विश्वास जगा और उन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट किया। नहीं, उसी प्रकार से 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल कहां के रहने वाले थे, चंपारण के रहने, है ना। अब चंपारण दो भागों में है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, जो 1975 में बटा था, नहीं तो उसके पहले चंपारण सिर्फ एक था। तो ये जो चंपारण है वो चंपारण के पश्चिमी हिस्सा, है ना, चंपारण का पश्चिमी हिस्सा, वहां पर एक गांव है भीथी हरवा, जो नजदीकी स्टेशन अगर देखा जाए तो चनपटिया वहां का नजदीकी रेलवे स्टेशन है। तो बीपीएससी यहां से काफी सवाल पूछ लेता है, जैसे राजकुमार शुक्ल कहां के रहने वाले थे, राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम क्या था, किस भाषण को उन्होंने सुनकर गांधी जी से अपनी आग्रह को रखा। तो 1917 में उन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी के भाषण को सुना था और 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण आने पर विवश कर लिया। आप कभी पटना रेलवे जंक्शन पे जाएंगे, देखिए मैं आपको बताऊं कि जीएस काफी व्यापक होता है, किसी एक पुस्तक में इसका समाह मिल जाए ये काफी कहना मुश्किल है। एक ही पुस्तक में जीएस की सारी बातें नहीं हो सकती हैं। यदि आप पटना रेलवे स्टेशन पर उतरिएगा तो आप देखिएगा कि महात्मा गांधी के एक तस्वीर लिखे गए हैं और वहां तस्वीर है और वहां से कुछ सूचनाएं लिखी गई हैं, हाँ, है ना। तो महात्मा गांधी पहले पटना आए, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, यहाँ वकील थे। हाई कोर्ट चूंकि स्थापना 1916 में हो चुकी थी तो यहाँ पे जाने माने वकील थे। फिर मुजफ्फरपुर गए और उस समय विश्वविद्यालय के रूप में मुजफ्फरपुर यानी बिहार विश्वविद्यालय था और वहां के एक और प्रोफेसर को लिए और फिर चंपारण गए। तो कितनी दफा प्रतियोगी परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी कौन कौन थे, है ना। तो ये सारे माइन्यूट, ये सारे सवाल हैं, आप प्रश्न संग्रह से आप देख सकते हैं। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ और इस चंपारण सत्याग्रह से तो सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आएगा ही, निश्चित आएगा। चंपारण सत्याग्रह से सवाल राजकुमार शुक्ल पर बन जाएगा, महात्मा गांधी कहां पर आए इससे बन जाएगा, महात्मा गांधी के सहयोगी कौन कौन थे इस पे सवाल बन जाता है। महात्मा गांधी जब चंपारण पहुंचते हैं तो चंपारण में उनको एक अधिकारी गिरफ्तार कर लेता है। कितनी दफा प्रश्न में उस अधिकारी के नाम के बारे में पूछता है और उसके बाद वहां पर उनके ऊपर कार्रवाई चलती है, उनके ऊपर कार्रवाई चलती है और कार्रवाई में यह निर्णय लिया जाता है कि महात्मा गांधी को 1 रुपए का दंड लगाया जाता है और महात्मा गांधी ने उसे भी देने से इनकार कर दिया था। और फिर महात्मा गांधी के कहने पर पहली दफा ब्रिटिश एम्पायर में ऐसा हुआ कि कोई आयोग बना। उस आयोग का काम यह था कि जो नील की खेती की वजह से चंपारण के लोगों को नुकसान पहुंचा था, नील की खेती का एक खास पैटर्न था, उस पैटर्न को 3 कठिया प्रथा कहा जाता था। यानी किसी किसान को यदि 1 बीघा जमीन है तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठा जमीन आपको नील की खेती करनी ही है। आपको मैं बता दूं कि अंग्रेज यहां पर भारत की सभी संपदाओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से उपयोग कर रहे थे कि यहाँ के जमीन से वो कच्चा माल उत्पादित करे और इस कच्चे माल को वो अपने यहाँ प्रोसेस करे, अपने यहाँ के उद्योगों में लगाकर, और वहां से जो सामान बने
उसे फिर क्या करे, यहीं पर ऊंचे दाम में बेचे। और यह भी ख्याल नहीं रखते थे कि यदि किसी के पास 1 बीघा जमीन है और उसके यहाँ भोजन करने वाले 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो वह भोजन कैसे करेगा, इससे अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था। नतीजा यह था कि बहुत सारे खेतीहर तो खेती करना छोड़ दिए थे, है ना, और जो कर रहे थे वो अपने सीने पर पत्थर रख कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जिस जमीन पर नील की खेती की जाती थी वह कुछ दिनों में बंजर हो जाता था। वह कुछ दिनों में क्या हो जाता था? बंजर हो जाता था। महात्मा गांधी इन सभी समस्याओं की तह तक पहुंचते हैं और तह तक पहुंचने के बाद एक आयोग बनाई जाती है। सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि उस आयोग में कौन कौन सदस्य थे, आयोग का निर्णय क्या आया। डिटेल्स में मैं जब टाइमलाइन से बाहर जाऊंगा तो मैं इस पे चर्चा करूंगा। महात्मा गांधी यही नहीं रुकते हैं। जब चंपारण जाते हैं तो उनको लगता है कि वास्तव में लोगों की समस्या क्या है। लोगों की समस्या अंग्रेजों के द्वारा सताया जाना तो है ही, दूसरी समस्या यह है कि लोग अपने तरफ से कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो वो आश्रम की स्थापना करते हैं और वो पहला आश्रम जो रहता है चंपारण में वो रहता है भीति हरवा आश्रम। इस आश्रम का मूल काम क्या है कि लोगों को जो मूलभूत शिक्षा है वो कम से कम मिल सके और बुनियादी शिक्षा का नाम दिया जाता है जिससे कम से कम वो ऐसी शिक्षा तो जरूर प्राप्त कर सके कि उन्हें बाजार पर निर्भर होना कम से कम पड़े। ये एक अच्छा सोच था जो महात्मा गांधी ने भारत की समाज में पाया। बहुत सारे वॉलंटियर को तैयार करते हैं। वॉलंटियर यानी जो अपनी इच्छा से किसी के लिए खड़ा होने की बात करे, नहीं, और ऐसे में उनकी पत्नी का भी सहयोग मिलता है। और तो यहां से बीपीएससी जो है ना काफी सवाल लेता है, इसीलिए मैं इस पॉइंट पे थोड़ा रुका हुआ हूं। ठीक है, तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह और मूलतः जो एम के गांधी हैं इस चंपारण सत्याग्रह के बाद ही क्या हो जाते हैं, महात्मा गांधी बन जाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला महत्वपूर्ण वर्ष है 1918। उसमें थोड़ा डिटेल्स में मैं बताऊंगा क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं और सबके नाम पूर्णतः याद नहीं है ना, तो मैं आपको सारे डिटेल्स दूंगा। जब मैं सारे प्रश्नों की व्याख्या कर रहा हूं तो जरूर वो पॉइंट्स दूंगा, ना का सवाल ही नहीं है। ठीक है, उसमें आयोग बनेगा, उस जज का नाम बनेगा, जो अधिकारी गिरफ्तार किया वो बनेगा, बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा। 1918 में 2 सत्याग्रह हुए थे। एक था अहमदाबाद, एक था अहमदाबाद का अहमदाबाद मिल। अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे कपड़े फैक्ट्री के, उनके लिए इन्होंने काम किया। और इसी साल 1918 में ही गुजरात में खेड़ा में एक आंदोलन हुआ था। आप आंदोलन की प्रकृति को जब आप देखिएगा तो आप देखिएगा कि यहां तक 2 वर्ग काफी संघर्ष कर रहा था। एक किसान वर्ग था और दूसरा मजदूर वर्ग था। एक किसान वर्ग था और मजदूर वर्ग था। यानी यहां तक राजनीतिक रूप से डिमांड नहीं आ रहा है कि हां भारत छोड़ो। और मैं बताऊं कि महात्मा गांधी यदि पहले भारत छोड़ो आंदोलन करना शुरू करते तो ये कभी नहीं होता। इस दौरान क्या हुआ था कि जब वो 1915 में लौटे और जब वो अंग्रेज शीर्ष अधिकारियों से संपर्क साधते हैं या फिर कहते हैं कि हाँ भारत को आजाद होना चाहिए, भारत को अंग्रेजों की तरफ से स्पेशल प्रिविलेज देना चाहिए, तो पता है अंग्रेजों ने क्या कहा? क्योंकि मैंने बार बार कहा कि जब तक वैश्विक घटनाओं को जोड़कर नहीं पढ़िएगा तो हमारे इतिहास में जो घटनाक्रम हुए उसे भी याद करना मुश्किल होगा। यह जो पीरियड था देखिए 1914 से 18 का पीरियड था। और ये 1914 से 18 का पीरियड क्या है? 1914 से 18 का जो पीरियड है वो वर्ल्ड वार 1 का पीरियड है। वर्ल्ड वार 1 का पीरियड है। तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, यदि आप विश्व युद्ध में संलग्न हैं और आपको सहायता की आवश्यकता है तो भारतीय आपकी सहायता करेंगे। और भारतीयों को अंग्रेजों की सहायता करने की घोषणा करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। नतीजा होता है बहुत सारे भारतीय शामिल होते हैं नहीं, और यहां पर आलोचना करने वाले महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट नाम देते हैं और बोलते हैं कि जो अहिंसा के पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी को यहां पर क्या हो गया था। खैर ये बात तथ्य है जो आपको जानना चाहिए। 1918 में अहमदाबाद मिल और खेड़ा सत्याग्रह होता है और उसके बाद एक महत्वपूर्ण वर्ष है 1919। 1919 यहां पर एक और अंग्रेजों के द्वारा अधिनियम पारित किया जाता है
इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। 1919 को क्या कहते हैं, लिखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और इस सुधार के तहत आता है रॉलेट एक्ट। एक तरीके से ये काला कानून था। रॉलेट एक्ट क्या था, काला कानून था। इसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और भारतीयों को पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया था। और इसके तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम था सत्यपाल किचलू, ठीक है। और इसी गिरफ्तारी के विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर के जालियांवाला बाग में वैसाखी के मेला के दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था कि सत्यपाल किचलू को रिहा किया जाए। और उसी पर यहां से भी बीपीएससी काफी सवाल पूछता है, वहीं पर एक अंग्रेज अधिकारी पोस्टेड था, जनरल ओ डायर। क्या नाम था उसका, जनरल ओ डायर। जनरल वो डायर जालियांवाला बाग में पहुंचता है और जालियांवाला बाग की बनावट ऐसी थी कि सिर्फ एक ही रास्ता था जहां से कोई आ सकता था और जा सकता था। कहा जाता है कि जनरल ओडायर उसी रास्ता को ब्लॉक करता है और सिपाहियों को, जो पूरी भीड़ भरी हुई थी उस पार्क में, उस जालियांवाला बाग में, नृशंस हत्या करने की छूट दे देता है। और उस दौरान हजारों व्यक्ति मारे जाते हैं। जो मारे जाने वाले व्यक्ति हैं उनमें छोटे बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। और यह अंग्रेजों के द्वारा किया जाने वाला नृशंस हत्या था। आपको मैं बताऊं कि ये क्यों था, क्योंकि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी सफल हो गए थे, कुछ हद तक 1918 में सफल हो गए थे। तो पहली दफा अंग्रेजों को लग रहा था कि भारत के लोग जागृत हो रहे हैं, तो उसे दबाने का प्रयास करने के लिए 1919 का कायराना आप कह सकते हैं कि ये स्टेप लिया गया। नहीं, यहां से भारत की राजनीति काफी पलट जाती है। यहां से भारत की राजनीति क्या होती है, एकदम से पलट जाती है। जितने लोग, जिसके अंदर अभी थोड़ा भी कंफ्यूजन था कि अंग्रेज थोड़े बहुत अच्छे हैं, वो स्पष्ट रूप हो जाते हैं कि नहीं, अंग्रेज इससे ज्यादा घिनौने हो नहीं सकते हैं। और अंग्रेजों के खिलाफ पूरी भारतीय जनमानस खड़ी हो जाती है। यहां तक कि पहली दफा भारतीय लोग अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट नजर आते हैं। भारत के राजनीतिक दल में भी एकदम कहीं ऊहापोह की स्थिति नहीं होती है, सभी के सब अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। और उस दौरान के घटना से काफी लोगों के मस्तिष्क पर काफी प्रभाव पड़ा था। जैसे भगत सिंह उस समय नौजवान व्यक्ति थे और चूंकि वो भी पंजाब के रहने वाले थे। और जो यह दुर्घटना हुई, तो दुर्घटना होने के बाद भगत सिंह उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। उनके भाई, उनके चाचा जो थे अजीत सिंह, वो भी काफी स्वतंत्रता सेनानी या पॉलिटिकल एक्टिव थे। तो बच्चे को लेकर जब वहां पहुंचते हैं, बाल भगत सिंह जब वहां पहुंचता है तो मिट्टी में सने हुए रक्त को देखता है। तब उसका अंदर से आप कह सकते हैं कि मस्तिष्क परिवर्तित हो जाता है और जो सामान्य व्यक्ति विवाह करना, नौकरी करना के जो सपने हैं, उससे अलग जाकर सोचने लगता है कि नहीं, सबसे पहला जरूरत है समाज की रक्षा करने की। और उस मिट्टी, जो रक्त से सनी हुई मिट्टी थी, उसको बंद करके वो लेकर आते हैं। मैं आने वाले दिनों में जब चैप्टर शुरू करूंगा तो पीपीटी के माध्यम से उन सभी दृश्यों को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जितने भी हैं, अलग अलग राइटर्स की किताब में ये बातें कही गई। वहां से भगत सिंह लौटने के बाद स्पष्ट रूप से हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है। तो दूसरी तरफ से 1919 पंजाब की धरती से एक और नायक नजर आता है, नाम है उधम सिंह। उधम सिंह के बारे में तो हाल फिलहाल फिल्म भी आई थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो अभी आप समझ लीजिए। उधम सिंह उसी समय निर्णय ले लेते हैं कि ये जो हत्या किया ना, उसको छोड़ेंगे नहीं। उसने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया कि इस जनरल डायर को छोड़ना नहीं है। तो दूसरी तरफ अंग्रेज क्या करते हैं, उस जनरल को बचाने को लेकर एक आयोग बना देते। मैं कह रहा हूं बचाने को लेकर,
और आयोग कहता है कि उनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए और किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में उन्हें भारत से ट्रांसफर करके कहां, लंदन भेज दिया जाता है, जहां पे आम भारतीय नहीं जा सकता है। और लंदन के बहुत सारे जगहों पे नगर में उन्हें बुलाया जाता है चीफ गेस्ट बनाकर, उन्हें तेरे लंदन या कुछ इस तरीके की उपाधियां दी जाती हैं। लेकिन धन्य है भारत भूमि जो ऐसे ऐसे लोगों को जन्म दी। उधम सिंह हार नहीं मानते हैं, लंदन तक पहुंच जाते हैं, भले ही समय लगता है। और 1940 के आसपास उधम सिंह वहां पर जाकर उसके सीने में गोली मारकर अपने यहां किए गए उसके कुकृत्य का न्याय करते हैं। नहीं तो यहां से बहुत सारे नायक आपको देखने को मिलेंगे। और इतिहास हमें तो इसीलिए पढ़ना ही चाहिए क्योंकि इतिहास में बहुत सारे नायकों से भेंट होगा और आपको जागृति मिलेगी। ये सही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, यह एक उद्देश्य है, लेकिन भारत को भी जानना तो एक भारतीयों का कर्तव्य होना चाहिए। तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, 13 अप्रैल, यहाँ पे बहुत सारा एक और तथ्य लिखिए, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। फिर इसी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ था, लिखिए एक और तथ्य लिखिए, महात्मा गांधी क्या थे, 1914 से 18 के बीच में जो वर्ल्ड वार 1 में लोगों की सहायता कर रहे थे, तो महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था। महात्मा गांधी ने क्या किया था, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने क्या किया था, कैसरे हिंद की उपाधि दिया था। तो लिखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर एवं महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियों को लौटाया गया। अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियों को लौटाया गया। टैगोर एवं महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियों को लौटाया गया। ठीक है, चलिए आज मैं यहां तक रहने देता हूं। कल मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा पहले क्लास हो, सर से मैं बात करता हूं, 3:30 से हो तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, है ना। सर से मैं बात कर लेता हूं, उसके बाद आपको सूचना जाएगा। और कल एक 1.5 घंटे का क्लास रखते हैं जिसमें जितनी भी पृष्ठभूमि और मानचित्र का एक काम है, वो मानचित्र वाला काम भी कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पृष्ठभूमि वाला क्लास खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं सीधे चैप्टर की शुरुआत करूंगा। ठीक है, कल का क्लास काफी महत्वपूर्ण होगा, कल की क्लास को जरूर अटेंड कीजिए। थैंक यू। यहां तक जो बातचीत हुई समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक है क्या? किसका क्वेश्चन बैंक नहीं है?